स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश के संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद के संविधान सदन में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी नामक 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इसके साथ ही भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। यही नहीं, संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन किया गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारा संविधान प्रगतिशील और समावेशी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आज गरीबों को पक्का घर मिल रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के निर्माताओं को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सभी देशवासियों को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्स पर अपने शुभकामना संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा विश्वास है कि संविधान सिर्फ मंचों पर दिखाने की एक पुस्तक नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा से आत्मसात कर सार्वजनिक जीवन में अपना सर्वोच्च योगदान देने की कुंजी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान ने एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला रखी है। आज हमारा देश एक विकसित, सशक्त और स्वाभिमानी भारत के निर्माण के मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा, देश के लोकतंत्र की शक्ति हमारा संविधान ही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे हुए हैं। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर की सरकार ने संविधान दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे बड़े स्तर पर मनाने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार के मंत्री प्रस्तावना पढ़ेंगे। 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद यह इस तरह का पहला आयोजन होगा। संविधान दिवस के अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में बी.आर. अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी, जो आज संविधान रक्षक बनी फिर रही है। भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 5 बजे सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक भवन परिसर के सभागार में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी करेंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित जन समूह को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है।
नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। एसआर समूह के को फाउंडर शशिकांत रुइया का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एसआर समूह के अध्यक्ष उद्योगपति शशिकांत रुइया ने भारत के कॉरपोरेट परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने शशिकांत रुइया के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। एक्स पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने भारत के व्यावसायिक परिदृश्य को बदल दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। संभल के असमोली, पवांसा एवं नगर क्षेत्र संभल के कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल अब भी तैनात है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज सपा का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जा सकता है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में पहला नाम समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है। सदर विधायक इकबाल महमूद के बेटे ही सुहेल इकबाल के साथ 700 से 800 अज्ञात लोगों के भी खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्राथमिकी के मुताबिक 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। तभी 800 के करीब अज्ञात लोगों की भीड़ ने घातक हथियारों से लैस होकर जामा मस्जिद के सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से हमला किया और पत्थरबाजी की। संभल के डीआईजी मुनिराज ने कहा कि दुकानें खुल गई हैं, लोगों का आवागमन अच्छे से चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। मुंबई पर 26/11 को हुए हमले की आज 16वीं बरसी है। साल 2008 में मुंबई में आज के दिन लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 आतंकियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है और कहा कि भारत आतंकवाद को उसके सभी रूपों में हराने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में मुंबई में हुए 26/11 हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ ही कई अन्य गणमान्यों ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नया आदेश जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को लेकर ग्रैप के कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि एनसीआर में सभी स्कूल प्रदूषण के दिनों में हाइब्रिड मोड पर चलाए जाएं, यानी कि प्रदूषण के दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर स्कूल चलाए जाएंगे। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन क्लास का विकल्प चुन सकते हैं। सीएक्यूएम का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। यह आदेश दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए अनिवार्य है। शेष जिलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को विचार करने के लिए कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में पहले से वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिला है। हालांकि सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कानपुर को नाव से जोड़ने वाला अंग्रेजों द्वारा बनाया गया गंगा पुल आज सुबह ढह गया। सेतु निगम ने इस करीब 125 साल पुराने पुल को लंबे समय से बंद कर रखा था, क्योंकि यह पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुका था। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक नाइट क्लब के पास आज तड़के 2 धमाके हुए। ऐसा बताया जा रहा है कि ये क्लब मशहूर रैपर बादशाह का है। विस्फोट से नाइट क्लब के सामने वाले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के मुरैना में आधी रात को एक विस्फोट में 3 मकान ढह गए, 2 लोगों की मौत हो गई। बचाव अभियान जारी है। एसपी मुरैना समीर सौरभ ने बताया कि धमाके में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। बचाव अभियान चल रहा है। घटना के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। लखनऊ में लोकमान्यगंज नहर के पास एक घर में सिलेंडर विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई। सीएफओ मंगेश कुमार ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, लोगों को निकाल लिया गया है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के प्रतिनिधि कारीगरों से बातचीत करने और कश्मीर कला एवं शिल्प को बढ़ावा देने पर 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीनगर पहुंचे। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को नमन। ऑपरेशन फ्लड के जरिए भारत को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने वाले कुरियन जी ने असंख्य किसानों और महिलाओं के जीवन को नई दिशा दी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो बोला ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने भारत में ऑपरेशन शुरू करने के बाद से अब तक 30 लाख गाड़ियों को निर्यात करने का नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। भारत में आने वाले समय में खाद्य महंगाई दर में कमी आ सकती है और साथ ही आर्थिक विकास दर में तेजी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह अच्छे मॉनसून और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र को फायदा होना है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नौकरियों में मजबूत वृद्धि हुई है और संगठित क्षेत्रों में युवाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं देश में रिटेल महंगाई की दर अक्टूबर में 6.21% रही है, जो कि 14 महीनों का सबसे उच्चतम स्तर था। भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2024 की तुलना में तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर 2024 में तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। आईसीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 में वाहन पंजीकरण में सालाना आधार पर 32.4% की बढ़त देखने को मिली है। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खदानों द्वारा 24 नवंबर को एक दिन में अब तक के सर्वोच्च 0.617 मिलियन टन उत्पादन और प्रेषण को भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि बताया है। रिकॉर्ड डिस्पैच में बिजली क्षेत्र को 0.536 मिलियन टन और गैर बिजली क्षेत्र को 0.081 मिलियन टन कोयला उपलब्ध कराना शामिल है। भारत ने वैश्विक जनरेटिव एआई की दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत की है। अब जेएनआई स्टार्टअप के पारिस्थितिकी तंत्र की हिस्सेदारी के लिहाज से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 6ठे स्थान पर है। एप्पल ने चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों अप्रैल से अक्टूबर के बीच $10 अरब मूल्य के आईफोन का भारत में उत्पादन किया है।
केंद्र सरकार ने गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और वेलफेयर बेनिफिट्स उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। एशियाई मुद्राओं की बढ़त पर चलते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सोमवार को 0.2% चढ़ गया। MSCI के नवंबर की पुनर्संतुलन कवायद प्रभावी होने से भारतीय बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों के करीब 2.5 अरब डॉलर का निवेश करने की संभावना ने भी बाजार को मजबूती दी। साल 2023 में देश के यूपीआई फ्रॉड के मामले 85% बढ़ गए। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि बढ़ते यूपीआई फ्रॉड को रोकने के लिए पुरजोर उपाय किए जा रहे हैं। भारत का डेटा सेंटर और क्लाउड सेवा बाजार वर्तमान में तेज बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों इस क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप मामले में बड़ी राहत मिली है। विशेष वकील जैक स्मिथ ने संघीय अदालत से ट्रंप पर दर्ज इस मामले को खारिज करने की अपील की, जिसके बाद जज ने मामले को खारिज कर दिया। ये ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद बड़ी वैधानिक जीत है। इसके साथ ही न्याय विभाग के ट्रंप के खिलाफ बेहद मेहनत से तैयार किए गए मुकदमे पर पूर्ण विराम लगने तय हो गए हैं। स्पेन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मार्च निकाला। स्पेन में इस वर्ष अब तक लिंग आधारित हिंसा के लगभग 41 घातक मामले दर्ज किए गए। इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में भारी बारिश के कारण सड़कें नदियों में बदल गई, क्योंकि तूफान बर्ट ने देश को तबाह कर दिया, जिससे व्यापक बाढ़ आ गई और 4 लोगों की मौत हो गई। इंग्लैंड और वेल्स में 200 से अधिक बाढ़ चेतावनियां और बाढ़ अलर्ट जारी किए गए, जबकि लंदन से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई और मध्य इंग्लैंड में भी रेल सेवाएं बुरी तरह बाधित हुई। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने तुर्की की राजधानी अंकारा का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन और विदेश मंत्री हाकन फिदान से बातचीत की। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए संभावित समाधानों को तलाशना था। रोमानियाई छात्रों ने सोमवार को बुकारेस्ट के यूनिवर्सिटी स्क्वायर में दक्षिणपंथी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैलिन जॉर्जेस्कू के खिलाफ रैली निकाली। जॉर्जेस्कू ने टिकटॉक से प्रेरित अभियान से चुनाव के पहले दौर में अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए विरोध संगठित किया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। पश्चिम एशिया में इजराइल का गाजा में हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान लगातार जारी है। इन सब के बीच खबर है कि अमेरिका की मध्यस्थता में जल्द ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम हो सकता है। फ्रांस ने भी संघर्ष विराम की प्रगति को लेकर संकेत दिए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी देने के लिए इजराइल की कैबिनेट आज बैठक करेगी। वहीं अमेरिका के नेतृत्व वाली समिति 60 दिवसीय संघर्ष विराम के कार्यान्वयन की निगरानी का प्रस्ताव करेगी। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने अपने फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पोलिश और इतालवी समकक्षों से मुलाकात के बाद कहा कि यूरोपीय देश यूक्रेन के रक्षा उद्योग को मजबूत करने के लिए अपना समर्थन बढ़ाएंगे, क्योंकि देश संघर्ष के तीसरे शीतकाल में प्रवेश कर रहा है। इजराइल की सेना ने लेबनान में एक बार फिर हवाई हमले को अंजाम दिया है। इस बार ये हमला दक्षिणी बेरूत के बाबदा में किया गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हमलों में लेबनान में 3768 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। साथ ही बताया कि हमलों के कारण अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा। शतरंज विश्व चैंपियनशिप में आज डी गुकेश और डिंगलेरेन के बीच दूसरे दौर का मुकाबला। पहले दौर में गुकेश को मिली हार। 8 वर्ष के गुकेश ने शुरुआत में ही राजा के आगे वाले प्यादे को 2 घर चलकर गलती कर दी। रेन ने इसका जवाब फ्रेंच डिफेंस से दिया। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के मेगा नीलामी में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को 10.75 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज गोराल्ड कोएट्सी को गुजरात टाइटंस ने 2.4 करोड़ रुपए में खरीदा। हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 5.75 करोड़ रुपए में खरीदा। कृणाल पिछले सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले थे।
वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच नॉर्थ साउंड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज जीत की ओर 334 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 109 रन पर 7 विकेट गंवाए। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से 3 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इंग्लैंड के लिए जैकब बैथेल करेंगे डेब्यू। यूएफए चैंपियंस लीग में आज देर रात बायर्न म्यूनिख का सामना पेरिस सेंट जर्मेन से होगा। पीएसजी की टीम लीग में 25वें स्थान पर। वहीं मैनचेस्टर सिटी भी आज देर रात मैदान पर उतरेगी। टीम का सामना फेयनॉर्ड की टीम के साथ होगा। 23वें स्थान पर मौजूद एटलेटिको मैड्रिड की टीम आज स्पार्टा प्राहा के खिलाफ मैदान पर होगी। बार्सिलोना की टीम भी आज देर रात मैदान पर पेश करेगी चुनौती। टीम का ब्रेस्ट से होगा सामना। दोनों टीमों ने मैदान पर बहाया जमकर पसीना। एएफसी चैंपियंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शानदार खेल के दम पर अल नस्र ने अल खारफा को 3-1 से हराया। रोनाल्डो ने मैच में किए 2 गोल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम ने न्यूकासल यूनाइटेड को चौंकाया। 2-0 से हराया। थॉमस साउसेक ने इस सीजन में वेस्ट हैम के लिए किया 3रा गोल। 2 बार के विंबलडन चैंपियन कार्लोस अलकराज अगले साल होने वाले क्वींस कप में लेंगे हिस्सा। साल 2023 में जीता था खिताब। अक्षय कुमार की फिल्म कनप्पा का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म अगले साल रिलीज होगी। मलयालम फिल्म मंजुमेल बॉयज को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया है। बोमन ईरानी के निर्देशन में बनी फिल्म द मेहता बॉयज को 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया प्रीमियर के दौरान सराहना मिली है। फिल्म लकी भास्कर 28 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। फिल्म तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में भी उपलब्ध होगी। उन्नी मुकुंदन की फिल्म मार्को 20 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। ये फिल्म हिंदी भाषा में भी रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 द रूल का गाना किसिक रिलीज हो गया है। तमिल वेब सीरीज पैराशूट 29 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। साउथ अभिनेता नागा चैतन्य की फिल्म धूता 1 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है। हिंदी सीरीज सिकंदर का मुकद्दर 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बरकरार है। नमस्कार।